हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC5 जो है वुमेन इन हिस्ट्री, इसके यूनिट 1 से आज सेक्शन ए में हमें अप्रोचेस पढ़नी है। तो अप्रोचेस के अंतर्गत हमें उदारवादी, मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल वादी अर्थात उग्रवादी अप्रोचेस को पढ़ना है, अवधारणाओं को पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों के सामने मार्क्सवादी अवधारणा लेकर उपस्थित हुआ हूं। मार्क्सवादी अवधारणा के विषय में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमें कुल 3 प्रकार की अवधारणाएं महिलाओं के संबंध में जाननी है। तो इन 3 अवधारणाओं में मार्क्सवादी अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा को अच्छे से विस्तृत तौर पर जानने के लिए चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आधुनिक इतिहास लेखन और पुरातन इतिहास लेखन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि आधुनिक इतिहास लेखन में साक्ष्यों पर विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि पूर्वकालिक इतिहास में स्रोत अधिक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे। इसलिए विद्वान आधुनिक पद्धति को वैज्ञानिक एवं आलोचनात्मक पद्धति स्वीकार करते हैं। इसमें इतिहासकार और विद्वान साक्ष्यों की विश्वसनीयता का आधार खोजने लगे हैं। साथ ही लेखक की विश्वसनीयता और उसकी तटस्थता पर भी विचार करने लगे हैं। इतिहास लेखन को प्रभावित करने में इतिहास दर्शन का भी विशिष्ट योगदान रहा है। हीगल का इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक सिद्धांत पर आधारित था और मार्क्स का इतिहास दर्शन का आधार भौतिक द्वंद्ववाद था। मार्क्स के अनुसार मानव समाज के विकास में आर्थिक व तकनीकी कारण अधिक सहयोग प्रदान करते हैं और वर्ग संघर्ष से ही इतिहास की उत्पत्ति हुई है। यह पूंजीवादी व्यवस्था विरोधी था और उसे शोषण का मूल कारण मानता था। वह इसके अंत और वर्गहीन समाज की स्थापना के पक्षधर थे। समय के साथ साथ अन्य अनेक मिलती जुलती अवधारणाओं का उदय हुआ। कुछ विद्वानों ने इतिहास की चक्रीय अवधारणा को जन्म दिया और कुछ अन्य उसे सीधी रेखा के समान मानते रहे। इन अवधारणाओं के अनुसार राज्यों की उत्पत्ति, विकास और पराभव भी देखा गया। सामाजिक इतिहास लेखकों ने समाजशास्त्र की पद्धतियों को भी अपनाया। परिणाम स्वरूप राजनीतिक इतिहास के साथ सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास लेखन की प्रक्रिया का भी उदय हुआ।
अतः इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया। फलतः यह माना जाने लगा कि इतिहासकार केवल वह व्यक्ति होता है जिसे राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र का भी ज्ञान हो। आधुनिक समय में इतिहासकार के लिए जैविक, भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता को भी अनुभव किया जाने लगा है। महिला इतिहास के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसलिए भी समीचीन प्रतीत होता है क्योंकि पूर्व में इतिहास में केवल रानियों, महारानियों और विदेशी महिलाओं का ही वर्णन यत्र तत्र मिलता था, किंतु साधारण महिलाओं के कार्यों और उनकी सोच एवं भूमिकाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता था। मार्क्स की आर्थिक एवं भौतिकवादी व्याख्या के फलस्वरूप साधारण महिला वर्ग के जीवन और कार्यों की जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया था, क्योंकि समाज में उनकी संख्या भी कम नहीं थी और परिवार के संचालन में उनकी भूमिका कदाचित पुरुषों से कम नहीं है। इसलिए आधुनिक इतिहास लेखन में मार्क्स के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है और महिला इतिहास को उत्तरोत्तर महत्व दिया जा रहा है। महिला इतिहास मनोविश्लेषक पद्धति से देखा जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि महिलाएं सदैव से क्रूरता और शोषण का शिकार बनती रही हैं। उसका स्वरूप भले ही अलग अलग समय में पृथक पृथक क्यों ना रहा हो, अतः उसमें प्रतिक्रिया की भावना भी सदैव से ही विद्यमान रही है, जो उचित समय के अभाव में मुखरित नहीं हुई, किंतु भीतरी रूप से उसने महिला के जीवन और चरित्र को निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा। महिलाओं की कुंठाओं और दबी हुई इच्छाओं को इतिहासकार तभी उजागर करने में सक्षम हो सकता है यदि वह मनोविज्ञान की जानकारी रखता है। यह दृष्टिकोण महिला इतिहास के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु संपूर्ण समाज के आकलन के लिए भी आवश्यक है। मानव का स्वरूप, उसके गुण व दोष तथा विचारधारा आज भी पहले के समान ही है। इसीलिए यह विचारधारा वर्तमान समाज
उसमें रहने वाले नर नारियों के विचारों को जानने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। समाज के विकास और सामाजिक प्रवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त करने का साधन सामाजिक चित्रण है। महिला इतिहास का अध्ययन भी सामाजिक दृष्टिकोण से ही करना संभव है। एक विद्वान ने लिखा है कि किसी समाज में नारी की प्रगति, विकास, उसके स्तर और मानदंड को अध्ययन करने में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अधिक स्पष्ट और यथार्थ चित्रण अधिक स्पष्ट और यथार्थवादी चित्र उभर कर आता है। साथ ही समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण यह भी भली प्रकार स्पष्ट होता है कि समाज में मान्यताओं और वर्जनाओं का महिला वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। कामू और सार्त्र जैसे दार्शनिकों का विचार है, अस्तित्ववाद जो व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता का सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है, जिससे व्यक्तिवाद की अवधारणा संबद्ध है, क्योंकि भारत में समन्वय की भावना को प्रत्येक क्षेत्र में प्रधानता दी गई है। इसीलिए महिला इतिहास के अध्ययन में यह प्रणाली पूर्ण रूपेण सफल नहीं हुई है। अपने आत्मिक बोध और गुणों के कारण इतना सक्षम हो सकता है कि पूरे समाज का मार्गदर्शन कर सके। संभव है कि भारतीय समाज में कुछ महिलाएं इतनी विदुषी रही होंगी कि भारत में व्यक्ति के स्थान पर प्राचीन समय से समुदाय को अधिक महत्व दिया गया है, जिसके कारण भारतीय चिंतकों ने व्यक्ति और समष्टि के अद्भुत समन्वय की अवधारणा को महत्व दिया है, जिसके आधार पर अपने स्वार्थ के लिए जीने के स्थान पर समाज और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए जीने को विशेष महत्व प्रदान किया गया है।
भारतीय महिलाओं ने सदैव समन्वय और सामाजिक एकता को महत्व दिया है। यही कारण है कि हमारे देश में पश्चिमी देशों की भांति उग्र नारी आंदोलन नहीं हुए हैं। वस्तुतः प्रारंभ में ही भारतीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में समाहित हो गए। यद्यपि महानगरों में निवास करने वाली कुछ महिलाएं अपने आप को एक्टिविस्ट कहती अवश्य थी, परंतु सत्य यह है कि भारत के किसी भाग में महिलाओं ने अपने लिए अधिकारों की मांग हेतु कोई आंदोलन नहीं किया। उसे सब अधिकार स्वतः ही प्राप्त हुए हैं। परंतु भारत के स्वाधीनता संग्राम के समय अपने छोटे बच्चों को घर में छोड़कर वे इस आंदोलन में कूद गई थी। स्वदेशी के प्रचार हेतु महिलाओं ने स्वयं घरों में चरखे चलाए। उनके साहस और बहादुरी की प्रशंसा अंग्रेज स्त्री पुरुषों ने भी अपने देश में की है। समाचार पत्रों के माध्यम से भी भारतीय महिलाओं के शौर्य का वर्णन जन जन तक पहुंचता रहा है। भारत के संदर्भ में कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने तथा साम्राज्यवादी प्रशासकों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। वे भारत की गौरवशाली गाथा और इतिहास इतना खराब करने पर कटिबद्ध थे ताकि उनके स्वार्थपूर्ण हितों की पूर्ति होती रहे और भारतवासी हीनता की भावना का शिकार बने रहे। वे भारतीयों को कदाचित प्रशासन चलाने योग्य नहीं समझते थे, फिर भी अपने शासन संचालन के लिए वे भारतीय पद्धति को ही अपनाते थे। इनकी दृष्टि में अशोक, शेरशाह और उत्कृष्ट श्रेष्ठ शासक न होकर कूटनीतिज्ञ मात्र थे। 20वीं शताब्दी के अनेक यूरोपीय इतिहासकारों ने यद्यपि इसी प्रकार इतिहास का विविध वर्णन किया है, परंतु अंततः उन्हें उपनिवेशिक साम्राज्य का अंत देखना ही पड़ा। राष्ट्र नेताओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके ऐसे इतिहासकार स्वतः अपना ही अपमान करते रहे। वस्तुतः वे अधिनायकवाद के पोषक थे और लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था और विश्वास नहीं रखते थे।
लोकतंत्र सफल होने के साथ सर्वमान्य भी है, अतः उनके वर्णन निश्चय ही भ्रामक व त्रुटिपूर्ण कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निम्न स्थिति के लोगों के संबंध में कोई उचित लेखन नहीं किया। इतिहास को विद्वान उपलब्ध प्रमाणों के प्रकाश में प्रासंगिक व्याख्या स्वीकार करते हैं। इसीलिए इतिहास लेखन हमारी स्मृति की क्रीड़ा मात्र न होकर सत्य का प्रस्तुतिकरण है, काल कल्पना कदाचित नहीं। इसलिए जब तक समाज जीवित रहेगा, सामाजिक इतिहास भी जीवित रहेगा। यह कथन कदाचित असंगत है कि इतिहास साक्ष्य की उपज नहीं, अपितु एक वैचारिक उपज मात्र है, और यह स्वीकार करना पूर्ण रूपेण भ्रांति मूलक है कि 1939 के पश्चात कोई इतिहास लिखा ही नहीं गया। उत्तर आधुनिक काल में विद्वानों द्वारा प्रस्तुत कुतर्क और बौद्धिक सिरदर्द उत्पन्न करने वाले विचारों से बचना उचित होगा, तभी वे भारतीय महिला इतिहास के अध्ययन को समझ पाने में सक्षम हो सकेंगे। महिला इतिहास को भली प्रकार समझने के लिए एकमात्र भारतीय दृष्टिकोण अथवा राष्ट्रीय दृष्टिकोण ही सक्षम है। भारतीय इतिहास में महिला के क्रियाकलापों का विस्तृत अध्ययन किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके लिए भेदभाव विहीन एवं तटस्थ दृष्टिकोण भी अनिवार्य है, जिसमें हमारे प्रमुख सहायक उपलब्ध साक्ष्य ही हैं। इनके अभाव में सत्य का सही रूप प्रस्तुत करना, जो इतिहास का मूल है, कदाचित संभव नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह जो विषय है यह समाप्त होता है। आप इस विषय को नोट करते जाएंगे और अपने नोट्स को तैयार कर लेंगे। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।